रात का तकरीबन 10 बज रहा था। मुझे बाहर बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं करती भी क्या? मेरी मजबूरी थी। आज मुझे उस सच का पता लगाना ही था, जिसको लेकर मैं इतने दिनों से परेशान हूँ। अभी मैं खामोशी से आगे बढ़ ही रही थी और सामने जाते हुए शख्स को देख रही थी कि वह आखिर किस तरफ का रास्ता पकड़ता है। बीच बीच में कुछ एक गाड़ियां सड़क से निकलकर जा रही थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि खुद के कदमों की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। इसीलिए हर एक कदम बहुत ही फूक फूक कर रखना पड़ रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सामने चलने वाला शख्स ये समझ जाए कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। लेकिन जब कहीं पर कुछ कुत्ते मुझे देखकर भौंकने लगते तो मैं घबरा जाती कि कहीं इनकी वजह से मैं पकड़ी ना जाऊं। थोड़ी ही दूर पर चलने के बाद वह शख्स एक झोपड़ी के अंदर घुस गया। वह झोपड़ी तिरपाल से बनी हुई थी और उसके अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जिस राज को जानने के लिए इतना रिस्क लेकर आई हूँ उसके बारे में पता कैसे करूँ। इधर उधर जब मैंने अपनी नज़र दौड़ाई तो मुझे उस झोपड़ी में एक जगह पर अंदर से आती हुई बल्ब की रोशनी दिखाई दी, जिससे मैं समझ गई कि इसका मतलब यहाँ पर कोई छोटी सी दरार है जिससे मैं अंदर झांक कर देख सकती हूँ। मैं तुरंत ही फुर्ती से वहाँ से अंदर देखने की कोशिश करने लगी, जिस शख्स का मैं इतना समय से पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँची थी। वहीं मुझे सामने खड़ा हुआ नजर आया। दरअसल वह इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरे ससुर थे। अभी मैं अंदर के हालातों को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी मैंने आगे जो कुछ भी देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ससुर ने उस 16 साल की लड़की को अपनी गोद में उठाया और उसे पास में पड़ी हुई चारपाई की ओर लेकर आगे बढ़ने लगे। इससे आगे का कुछ भी देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं तुरंत ही तेज कदमों के साथ वापस घर लौट आई। मेरी सांसें बहुत तेज थीं। अब मुझे पूरा यकीन हो चला था कि मेरे ससुर हम सब की पीठ के पीछे गलत काम कर रहे हैं। मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैं अपने कमरे में आ गई और कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया। मुझे अब अपने ससुर से डर लगने लगा था। मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 महीने ही तो हुए थे। मुझे आज भी अच्छे से याद है वह दिन जब पहली बार मेरे लिए विकास का रिश्ता आया था। मेरे घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि एक तो विकास विदेश में नौकरी करते थे। हमारे पूरे खानदान में कभी किसी भी लड़की की शादी एक ऐसे लड़के से नहीं हुई थी जो विदेश में नौकरी करता हो। दूसरा, मेरे ससुराल में सिर्फ पति के अलावा ससुर ही थे, तो मुझ पर कुछ खास जिम्मेदारी भी नहीं पड़ने वाली थी। माँ तो ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि पूरे घर में उनकी बेटी राज करेगी। मैं भी इससे खुश तो थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक टीस रहती थी कि घर में किसी महिला का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब हर बात तो पति को नहीं बताई जा सकती और एक महिला का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कम से कम अगर सास ना सही तो नंद तो होनी ही चाहिए थी। लेकिन मैं भी क्या करती, मेरी किस्मत में शायद यही लिखा हुआ था। मेरी सास का देहांत काफ़ी पहले हो चुका था और फिर जब विकास की नौकरी विदेश में लग गई तो मेरे ससुर भी अब यहाँ पर अकेले ही रहते थे। मेरे लिए विकास से पहले भी कई रिश्ते देखे गए, लेकिन मैंने हर बार उन रिश्तों को इनकार कर दिया, क्योंकि उन सब की ये शर्त थी कि वह मुझे नौकरी नहीं करने देना चाहते थे। जबकि मैं शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती थी, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं की थी ताकि मैं सिर्फ चूल्हे चौके में ही अपनी ज़िंदगी को झोंक दूं। लेकिन इस बात के लिए अभी तक कोई भी लड़का राजी नहीं हुआ था, सिवाय विकास के। विकास और उसके पापा को मेरे नौकरी करने से कोई भी समस्या नहीं थी।
इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। हालांकि विकास से शादी करने के बाद मैं विकास के साथ विदेश में जाकर नहीं रहने वाली थी, बल्कि मुझे अकेले यहाँ अपने ससुर के साथ ही रहना था। पर मुझे इस सब से कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 3 साल की ही बात थी। 3 साल के बाद विकास वापस अपने देश में आने वाले थे। दरअसल उनकी कंपनी ने उन्हें 7 सालों के लिए विदेश भेजा हुआ था, जिसमें से 4 साल वह पूरे कर चुके थे और अब सिर्फ 3 सालों का समय ही बाकी था। मेरे कई रिश्तेदारों ने मेरे घर वालों से कहा भी कि लड़की यहाँ अपने ससुर के साथ अकेली रहेगी तो क्या ये ठीक रहेगा, लेकिन मुझे इसमें कोई भी खराबी नज़र नहीं आई। मैंने अपने घर वालों से यही कहा कि मैं भी नौकरी करूँगी, तो ये 3 सालों का वक्त कब कैसे कट जाएगा मुझे खुद भी पता नहीं चलेगा। बस यही सब बातें सोचकर मेरी और विकास की शादी हो गई। शादी के बाद से जब मैं विदा होकर इस घर में आई तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि विकास यहाँ पर थे। 1 महीने की छुट्टी के बाद जब विकास वापस विदेश अपनी नौकरी पर लौट गए तो मैंने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो मुझे बहुत ही अजीब लगती थीं। दरअसल मैंने कई बार अपने ससुर को आधी रात को घर से बाहर जाते हुए देखा था, और 1-2 बार जब मैंने उनसे अनजान बनते हुए पूछा भी कि क्या आप रात को कहीं बाहर गए थे, तो उन्होंने इस बात से सिरे से इनकार कर दिया और मेरा वहम बता दिया। जबकि हकीकत ये थी कि मैं खुद हर रोज़ उन्हें अपनी आँखों से बाहर जाते हुए देखती थी। मुझे ये समझ नहीं आता था कि वह इतनी रात को आखिर कहाँ जाते हैं और इस बात को छुपा क्यों रहे हैं। विकास से मैं ये सब बातें नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि वह इतनी दूर दूसरे देश में बैठे हुए थे और मैं नहीं चाहती थी कि वह किसी भी तरह की कोई टेंशन लें और बिना बात परेशान हों। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि बात जितनी बड़ी नहीं होती है, उसके बारे में जब हम पूरी तरह से नहीं जानते तो उसे बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं। इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले तो मुझे खुद से ही इस बात का पता लगाना चाहिए कि आखिर इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है। लेकिन मेरे ससुर तो किसी भी तरह से कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं थे। इतने दिनों से मैं अपने ससुर को रोज़ रात को घर से बाहर जाते हुए देखती आई थी और हर रोज़ ये सोच सोच कर परेशान रहती थी कि ना जाने वह कहाँ जाते हैं, वह बिना बताए जा रहे हैं, और अगर उनके साथ कोई भी बात हो जाए तो फिर मैं उन्हें यहाँ अकेले कहाँ ढूंढते फिरूंगी। विकास भी यहाँ नहीं है और अगर ऐसी कोई बात हो गई तो वह भी मुझसे यही कहेंगे कि मैंने उनके पिता का ध्यान नहीं रखा। हालांकि मेरे ससुर की उम्र भले ही 60 साल की थी, लेकिन क्योंकि मेरे ससुर अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, इस उम्र में भी वह भरपूर ताकत की चीज़ें खाते थे और खूब एक्सरसाइज करते थे, जिसकी वजह से वह कहीं से भी देखने में 60 वर्ष के नहीं बल्कि अभी 45-50 साल तक के ही लगते थे। शादी के टाइम मेरे कई रिश्तेदार भी मुझसे उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे कि तुम्हारे ससुर तो अभी भी बहुत जवान लगते हैं। उस वक्त तो मैंने उन लोगों की बातें हंसकर टाल दी थीं, लेकिन अब मुझे न जाने क्यों अपने ससुर पर शक होने लगा था कि वह आखिर अपने शरीर की ताकत का इतना ज़्यादा ख्याल क्यों रखते हैं। वह अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही पाबंद हैं, जिसमें वह ज़रा सी भी कमी नहीं होने देते। यही सब सवाल आजकल मुझे हद से ज़्यादा परेशान करने लगे थे। और फिर आज रात जब मैंने अपने ससुर को एक बार फिर से घर से निकलते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ी। और फिर आज जो मैंने अपनी आँखों से देखा उस पर तो मुझे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे अंदर ही अंदर सोचकर अपने ससुर पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। वह खुद इतनी उम्र के हैं और एक 16 साल की लड़की के साथ ये सब कर रहे हैं।
उन्होंने एक बार भी अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा कि उसे जब ये सब पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। मेरे दिल में तो आ रहा था कि मैं अभी के अभी विकास को फ़ोन करके उनके पिता की एक एक करतूत के बारे में सब कुछ बता दूं। लेकिन बस मैं यही सोचकर चुप रह गई कि हो सकता है विकास मेरी किसी भी बात पर यकीन ना करें, और अगर किया भी तो वह वहाँ अकेले ही परेशान होंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल मुझे अपने ससुर की इन सारी करतूतों के सबूत इकट्ठे करने होंगे, क्योंकि इतना तो मैं समझ चुकी थी कि वह सामने से कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होंगे। उसी रात तकरीबन 2 बजे के आसपास मेरे ससुर बहुत ही खामोशी से दबे पांव घर वापस लौट आए। उनको यही लग रहा था कि मैं आराम से अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रही हूँ, जबकि मुझे तो उनकी करतूत की वजह से इतना गुस्सा आ रहा था कि नींद ही नहीं आ रही थी। 2 दिन के बाद मैं अपने ससुर के साथ काम से लौटने के बाद घर का कुछ सामान खरीदने के लिए गई। अभी हम लोग सामान लेकर चौराहे की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक भिखारिन हमसे भीख मांगने के लिए आई। पहले तो मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन मेरे ससुर कहने लगे कि रुको, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। उन्होंने सीधा 100 का नोट निकालकर उस लड़की के हाथ पर रख दिया। ये देखकर मैं बुरी तरह से चौंक गई कि एक भिखारी को मेरे ससुर ने 100 रुपए दे दिए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अभी तो मुझे एक और झटका लगने वाला था। जैसे ही उस 100 रुपए के नोट से मेरा ध्यान हटकर उस भिखारिन के चेहरे पर गया तो मैं हद से ज़्यादा हैरान रह गई, क्योंकि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि वही थी जिसे उस रात मेरे ससुर अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लेकर जा रहे थे। उसकी शक्ल को पहचानते ही मेरे होश उड़ चुके थे और मैं समझ चुकी थी कि आखिर मेरे ससुर ने इस भिखारिन को सीधा 100 रुपए क्यों दे दिए। वह भिखारिन भी मेरे ससुर को मुस्कुरा कर देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। खुशी खुशी वह तुरंत ही वो पैसे लेकर वहाँ से चली गई। लेकिन मेरे ससुर अभी भी एकटक उसे ही देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी उसके पीछे ही चले जाएंगे। मैंने उन्हें तुरंत ही टोकते हुए कहा कि पापा जी घर चलें, तो ऐसा लगा जैसे वह किन्हीं ख्यालों से बाहर आए हों। अपने ससुर की ऐसी बेशर्मी वाली हरकतें देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वह ये भी नहीं सोच रहे कि उन्हें इस उम्र में आशिकी सूझ रही है। घर लौटने के बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी, लेकिन मेरे दिमाग से अभी भी कुछ घंटे पहले का वह नज़ारा जा ही नहीं रहा था। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, क्योंकि मैं इस बारे में किसी से कुछ भी कह नहीं पा रही थी। तभी थोड़ी देर में विकास का मेरे पास फ़ोन आया। उनसे बात करते हुए मुझे कई बार ऐसा लगा कि मैं उन्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद पर काबू किया और उनसे कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद एक दिन जैसे ही मैं अपने ऑफिस से वापस लौट कर आई और आराम से बैठकर चाय पी रही थी कि तभी मेरी एक फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आया। पहले तो उसने मुझसे मेरे हाल चाल लिए, फिर वह कहने लगी कि क्या तुम्हारे ससुर कोई प्लॉट वगैरह खरीद रहे हैं। मैंने हैरान होते हुए उससे कहा कि नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वह कहने लगी कि लेकिन आज तुम्हारे ससुर बैंक आए हुए थे और उन्होंने एक साथ 10 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकाले। दरअसल मेरी ये फ्रेंड बैंक में ही काम करती थी और वह जिस बैंक में काम करती थी उसमें ही मेरे ससुर का बैंक अकाउंट था। वह मुझसे कहने लगी कि इतनी बड़ी रकम जब उन्होंने निकाली तो मुझे तो यही लगा कि शायद वह कोई ज़मीन की खरीद कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुझसे एक बार पूछ लेती हूँ कि वह कहाँ पर ज़मीन ले रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक प्लॉट की तलाश कर रही हूँ। मैंने उससे कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर वह कहने लगी, तो फिर अचानक से तेरे ससुर को इतनी बड़ी रकम की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई। अब मैं उससे क्या कहती, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
मैंने झूठा बहाना बनाते हुए उससे कहा कि वो दरअसल विकास को पैसों की ज़रूरत थी, बस इसीलिए पापा जी ने वह पैसे निकलवाए थे। किसी तरह से मैंने उसकी बात को टालते हुए फ़ोन काट दिया, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर पापा जी ने इतनी बड़ी रकम एक साथ क्यों निकाली और फिर उन पैसों का उन्होंने किया क्या है। मैं तुरंत ही उठकर अपने ससुर के कमरे की तरफ गई। ये सोचा कि एक बार उनसे पूछ कर देखती हूँ। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने बाहर से ही अंदर झांक कर देखा तो वह एक काले बैग में उन पैसों को अच्छे से संभाल कर रख रहे थे। ये सब देखकर मैं वापस अपने कमरे में लौट आई। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे ससुर इतनी बड़ी रकम का क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे उन पर शक हो रहा था। इसीलिए उस रात मैं उनके घर से निकलने का इंतज़ार करने लगी और जैसे ही आधी रात हुई वह वही बैग जिसमें उन्होंने 10 लाख रुपए रखे हुए थे उसे लेकर घर से बाहर निकल गए। ये देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया कि हो न हो वह ये पैसे उसी भिखारिन को देने जा रहे हैं। मैंने जब उनका पीछा किया तो खुद अपनी आंखों से अपने ससुर को वह 10 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग उस लड़की को पकड़ाते हुए देखा। ये सब देखकर अब तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरे ससुर आशिकी के चक्कर में अब सब कुछ इस भिखारिन पर लुटा देंगे, क्योंकि बुढ़ापे में इनका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। और वह लड़की, वह तो पूरी तरह से मेरे ससुर को लूट ही रही थी। उसने जैसे ही उन पैसों को देखा तो खुशी से मेरे ससुर के चिपक गई। वह तो आखिर ये सब इसीलिए कर ही रही थी ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मेरे ससुर से ले सके। लेकिन अब बस बहुत हो चुका था। मैं अब ये सब बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। ऐसे तो मेरे ससुर सब कुछ इस लड़की पर लुटाते ही चले जाएंगे। इसीलिए उसी रात घर लौटकर मैंने सब कुछ विकास को बता दिया। लेकिन विकास अपने पिता के प्यार में इतना अंधा था कि उसे मेरी किसी भी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद यहाँ पर आकर देख लो। तुम्हारे पिता तो हर रोज़ उस लड़की से मिलने जाते हैं और फिर उसके साथ वह सब करते हैं जिसके लिए वह तड़पते रहते हैं। मेरे मुंह से ये बात सुनकर विकास मुझ पर बुरी तरह से चिल्लाने लगा कि अगर मैंने उसके पिता के खिलाफ एक भी गलत शब्द मुंह से निकाला तो वह मुझे छोड़ देगा। विकास की ये बात सुनकर मुझे खुद भी बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि मेरा दिमाग खराब नहीं हो गया है जो मैं तुम्हारे पिता के बारे में अंट संट बक रही हूँ, बल्कि अब तक मैंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखती आ रही थी बस वही सच्चाई तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तुम खुद यहाँ पर आकर सब कुछ अपनी आंखों से देखो और फिर फैसला करो कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। इस बात पर विकास ने अगले दिन ही अपनी कंपनी में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन क्योंकि वहाँ जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है इसीलिए विकास को यहाँ पर आते आते 2 हफ्ते का समय लग गया था। जब विकास यहाँ पर आए तो मेरे ससुर बुरी तरह से हैरान हो गए और परेशान भी। वह कहने लगे कि तुम अचानक से यहाँ आखिर क्यों आ गए। जब विकास ने खुद देखा कि उसके आने से उसके पिता खुश नहीं हुए हैं तो उसे भी कुछ अजीब लगा, तो उसने भी कहा कि क्या हुआ पिताजी, मैं इतने समय के बाद लौट कर आया हूँ लेकिन आपके चेहरे पर मुझे कोई भी खुशी नज़र ही नहीं आ रही है। तो उसके पिता कहने लगे कि बेटा, अगर इस तरह से तुम बेवजह यहाँ पर बार बार आते रहोगे तो फिर तुम्हारी तरक्की कैसे होगी। अपने पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर विकास का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप कमरे में आ गया। मैंने उससे कहा कि लो, सुन लिया ना अपने पिता के मुंह से। अब भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है। तुम्हारे पिता तुम्हारे यहाँ पर आने से
इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि तुम्हारे होते हुए वह जो अपनी रंगीनियों को करना चाहते हैं उनमें रुकावटें पैदा हो गई हैं। मेरे मुंह से ये बात सुनकर विकास एक बार फिर से मुझ पर भड़कने लगा। मैंने कहा कि मुझ पर भड़कने से पहले अपने पिता की सच्चाई देख लो। तुम इतने बड़े बेवकूफ़ इंसान हो कि सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी नज़रअंदाज करते चले जा रहे हो। विकास ने कहा कि जब तक वह सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखते तब तक वह किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है, तो इसमें भी कौन सी देरी है, बस कुछ घंटे की बात है। जैसे ही आधी रात होगी तुम खुद अपने पिता को घर से बाहर जाते हुए देख लेना। अब तक हर रोज़ आधी रात होने का इंतज़ार सिर्फ अकेले मैं करती थी, लेकिन आज मेरे साथ विकास भी कर रहे थे। लेकिन आज मेरे ससुर घर से बाहर गए ही नहीं, जिस पर मैं अपने पति के सामने झूठी साबित होने लगी। वह मुझसे कहने लगे कि पिताजी तो बाहर गए ही नहीं, इसका मतलब तुम अब तक झूठ बोलते आई। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है विकास, शायद आज तुम्हारे आने की वजह से वह बाहर नहीं गए हैं, वरना मैं सच कहती हूँ एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जो वह उस लड़की से मिलने के लिए ना गए हों। उस दिन तो विकास ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगले 3-4 दिन तक हर रोज़ यही हुआ कि मेरे ससुर ने घर से एक भी कदम बाहर नहीं निकाला। अब तो मैं भी बुरी तरह से घबरा रही थी कि कहीं अपनी ही बात में मैं खुद ना फंस जाऊं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी सबूत अभी तक इकट्ठा नहीं कर पाया था जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मेरे ससुर उस लड़की से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि आखिर कब तक मेरे ससुर अपने आप को रोक कर रख सकते हैं। जब उनको इतनी ही तलब लगी रहती है तो वह आगे के किसी ना किसी दिन में उस लड़की से मिलने ज़रूर जाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। तकरीबन 7वें दिन वह उस लड़की से मिलने के लिए आधी रात को दबे पांव घर से बाहर निकल लिए और मैं विकास को लेकर उसी रास्ते पर चल पड़ी। और जब विकास ने खुद अपनी आंखों से मेरे ससुर को उस लड़की से मिलते हुए देखा तो उनके तो पैरों तले ज़मीन ही निकल चुकी थी। अब उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द भी नहीं थे। वह मायूस होकर घर लौट आए। उनके चेहरे की उदासी देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। मैं समझ सकती थी कि जिसका पिता इस तरह का काम कर रहा हो उस पर क्या बीत रही होगी। मैंने विकास से कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पिता से बात करनी चाहिए, क्योंकि वह ना सिर्फ इस तरह का गलत काम कर रहे हैं बल्कि जो भी जमा पूंजी है उसे भी उस लड़की पर लुटाते जा रहे हैं। मेरी बात पर विकास ने कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह उस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी थे। इसीलिए वह चुपचाप लेटकर सो गए। अगले दिन सुबह जब मैं सोकर उठी तो मुझे बहुत तेज़ चक्कर आ रहा था और बार बार उल्टियाँ भी हो रही थीं, जिस वजह से मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और कुछ दवाइयाँ भी खाईं। लेकिन मेरी तबीयत में मुझे कुछ भी सुधार नहीं लग रहा था। इसीलिए फिर विकास मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और जब वहाँ पर मेरा चेकअप हुआ तो हमें पता चला कि मैं पेट से हूँ। ये खबर सुनकर मैं और विकास बहुत खुश हुए। थोड़ी देर के लिए विकास जो भी घर में चल रहा था वह सब कुछ भूल गए और कहने लगे कि हम घर चलकर सबसे पहले ये खुशखबरी पिताजी को ही सुनाएंगे। उनकी खुशी देखकर मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा और उनकी बात पर हामी भर दी। हम लोग जैसे ही डॉक्टर के केबिन से बाहर निकले कि तभी अचानक हमारी नज़र ससुर जी के ऊपर पड़ी, जिन्हें वहाँ अस्पताल में खड़ा देखकर मैं और विकास दोनों ही बुरी तरह से चौंक पड़े। मेरे ससुर के साथ वही लड़की खड़ी हुई थी जिसे अब तक हम लोग देखते आ रहे थे। ये देखकर विकास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। हम दोनों तुरंत ही घर चले आए। मैंने विकास से कहा कि अब तो तुम्हें पक्का यकीन हो गया है ना कि तुम्हारे पिता क्या क्या करतूत कर रहे हैं। इधर मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और उधर तुम्हारे पिता
उस लड़की के साथ अपना आगे का वंश बढ़ा रहे हैं। मेरे मुंह से ये बात सुनकर विकास की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगे कि मैं कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे पिता इस तरह का घटिया काम करेंगे, वह एक 16 साल की लड़की के साथ ही। इतना कहकर विकास चुप हो गए। मैंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब तुम अपने पिता से इस बारे में बात करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वह भी आ जाए जब तुम्हारा भाई या बहन इस घर में खड़ा हो। ये सब सुनकर विकास और ज़्यादा गुस्से में आ गया कि तभी बाहर से कुछ आवाज़ आई, जिससे हम समझ गए कि ससुर जी अस्पताल से वापस आ गए हैं। विकास उस वक्त गुस्से में था, इसलिए तुरंत ही जाकर उसने एक सांस में सब कुछ अपने पिता से कह डाला कि उसने किस तरह से अब तक उन्हें उस लड़की के साथ देखा है। वह पूछने लगा कि आखिर आपका उस लड़की से क्या रिश्ता है और आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई। लेकिन मेरे ससुर के मुंह से तो एक भी बोल नहीं फूट रहा था। वह कुछ भी नहीं बोले, जबकि विकास उनसे बार बार पूछ रहा था कि आपने ये सब क्यों किया। बहुत देर तक जब विकास उनसे पूछता रहा तो अचानक ही वह विकास का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगे। ये देखकर मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी कि ना जाने वह दोनों कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद मैं, मेरे ससुर और विकास उसी लड़की की झोपड़ी के अंदर थे। जब हम अंदर पहुँचे तो अंदर का नज़ारा देखकर हम सब दंग थे, क्योंकि झोपड़ी के अंदर न सिर्फ वह 16 साल की लड़की थी, बल्कि एक बूढ़ी औरत भी थी जो कि चारपाई पर लेटी हुई थी। वह औरत बड़ी ही बीमार लग रही थी। उसके बाद मेरे ससुर ने हमें जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो हम दंग रह गए। विकास के पापा ने कहा कि दरअसल विकास की माँ की मौत के बाद वह बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए थे और फिर इसी अकेलेपन में उनसे कुछ हदें पार हो गईं। ये जो औरत वह चारपाई पर लेटी हुई देख रहा है, इससे उनके रिश्ते की शुरुआत हो गई और उस वक्त तो जज्बातों में आकर वह वो सब करते चले गए। लेकिन कुछ समय के बाद जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अगर समाज में कहीं किसी को ये सब पता चल गया तो उनकी तो नाक ही कट जाएगी। और फिर विकास को लेकर भी वह बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कहीं उनके बेटे को ये सब पता चला तो वह उनके बारे में न जाने क्या सोचेगा। बस इसी वजह से वह सब कुछ छोड़ छाड़ के इस दूसरे शहर में आकर बस गए और उसके बाद कभी भी पलटकर उन्होंने इस औरत की तरफ नहीं देखा। लेकिन अभी कुछ साल पहले एक दिन अचानक ही ये औरत उनसे रास्ते में टकरा गई और उन्होंने पहली नज़र में ही उसे पहचान लिया। पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वह लोगों से यहाँ वहाँ सड़कों पर भीख मांग रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरे ससुर ने उससे माफ़ी मांगी, लेकिन उस महिला ने मेरे ससुर को माफ़ नहीं किया। इधर ससुर जी को अपनी गलती की वजह से बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि हो रही थी, जिससे वह उससे बार बार मिलने के लिए जाने लगे। तब उन्हें पता चला कि उस औरत के साथ जो लड़की रह रही है वह दरअसल मेरे ससुर जी की ही बेटी है। दरअसल जिस वक्त वह उस औरत को अकेले छोड़कर आए थे तो उस वक्त वह उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी और उसके पास कोई और सहारा ना होने की वजह से उसने भीख मांगने का काम शुरू कर दिया था। इतने सालों तक वह भीख मांगकर अपनी बेटी को पाल रही थी, लेकिन अब उसे एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया और जब वह हद से ज़्यादा बीमार पड़ गई है तो उसकी बेटी को मजबूरन भीख मांगने का काम शुरू करना पड़ा। उस दिन जो 10 लाख रुपए मेरे ससुर ने बैंक से निकाले थे वह इसी महिला के इलाज के लिए ही निकाले थे और उसी औरत के इलाज के लिए वह अस्पताल गए हुए थे। विकास के पापा ने कहा कि उनसे जीवन की ये बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उन्होंने समाज के डर की वजह से कभी भी इस महिला को सबके सामने ना तो अपनाया और ना ही इज्जत का दर्जा दिया।
जिसकी वजह से आज उनकी अपनी बेटी भी लोगों के बीच में जा जाकर भीख मांग रही है और ना जाने कैसी कैसी नज़रों का सामना करती है। ससुर जी बोले कि मैंने जब सारी सच्चाई जानी तो उसके बाद कई बार हिम्मत भी की इन दोनों को मैं घर ले आऊं, लेकिन जब भी विकास के बारे में सोचा तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई कि फिर न जाने विकास मेरे बारे में क्या सोचेगा। ससुर जी की पूरी बात सुनकर मैं और विकास भी शर्मिंदा हो गए, क्योंकि हम लोगों ने तो कुछ और ही समझ लिया था। मुझे खुद पर भी गुस्सा आया कि मैंने उस रात जो भी देखा उसका न जाने क्या क्या मतलब निकाल लिया। दरअसल उस रात ससुर जी की बेटी को अचानक से चक्कर आ गया था और इसीलिए वो उसे बिस्तर पर आराम से लिटा रहे थे और वही सब देखकर मैं गलतफहमी का शिकार हो गई। लेकिन अब हमारी गलती को सही करने का वक्त आ चुका था। मैंने और विकास ने आगे बढ़कर अपने ससुर की बेटी को और अपनी सास को अपनाया। हम उन्हें सम्मान के साथ घर वापस लेकर आए और उन्हें वही दर्जा दिया जो विकास की माँ का था। आज हम एक खुशहाल परिवार की तरह एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिखेगा, जो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा कि हार्ट शेप में बना हुआ साइन है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।